हाय एवरीवन, दिस इज दीक्षा। और मेरे बहुत दिन से जो है वीडियो नहीं आ पा रहे थे। कुछ पर्सनल भी इश्यूज़ हैं और दूसरा मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं अप्रैल में दो दो। तो मैं इसी वजह से थोड़ा वीडियो कम रिकॉर्ड कर पाती हूँ। बट जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं एनसीईआरटी सार संग्रह की जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट करूँगी, तभी मैं कुछ कर सकती हूँ। मतलब पूरा जो एनसीईआरटी सार संग्रह है उसका मैं मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रही थी, जिसमें से मैंने 10 से 11 चैप्टर पहले वीडियोस के थ्रू कंप्लीट कर दिया है, जिसमें न्यूमोनिक्स और ट्रिक के माध्यम से मैंने कोशिश की थी कि सारे फैक्ट को अच्छे से याद करवा दूँ, डिकोड करवा दूँ। उसी उसी की श्रृंखला में जो है ये मेरा और नेक्स्ट लेक्चर है, और जिसका टॉपिक है सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन। ठीक है, और मैं धीरे धीरे इसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं कंप्लीट करके ही इसको मतलब कंप्लीट कर दूँगी। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ। जिसने पढ़ा है और जिसने नहीं पढ़ा है उसको मैं फैक्ट अच्छे से याद भी करवा दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार। तो सबसे पहले मैं बात बताती हूँ कि जो समाज में हमारी कुरीतियाँ थी, फिर धार्मिक क्षेत्रों में जो हमारे कुरीतियाँ थी, और फिर संस्कृति, इन तीनों को मिलाकर जो है हमारा सुधार आंदोलन चलता है, जिनके बहुत सारे लीडर्स हुए थे, जिन्होंने बहुत सारे संस्था और बहुत सारे आंदोलन के माध्यम से जो है समाज में और धर्म और संस्कृति में सुधार करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो बेसिकली समाज से सब निगेटिविटी को दूर करने के लिए ही ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसके बारे में ये चैप्टर है। ठीक है, तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये बात आपको पता होगी कि राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। उसके बाद दूसरी बात है कि राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रवाद का भी जनक कहा जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जान रहे थे कि पुनर्जागरण का जनक, लेकिन इनको जो है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है और सुधार आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद है राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो पाश्चात्य यानी अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। इसका कारण था कि जो राजा राम मोहन राय है ये खुद भी बहुत बड़े विद्वान थे बहुत सारी भाषाओं में, उसके साथ ये पूरे विश्व में इधर उधर सब जगह जा चुके थे। तो उनको पता था कि शिक्षा जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज है, यानी सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी अगर हमें रहना है और भारत के बाहर की दुनिया से जुड़ना है तो हमें अंग्रेजी को शिक्षा के पद्धति के रूप में स्वीकार करना ही होगा। उसके बाद है राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। इसमें 3 क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय द्वारा। ब्रह्म समाज कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1828 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ होता है? कलकत्ता में। और कब होता है? तो 1828 ईस्वी में। उसके बाद है ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर आधारित है। समझ में आया कि जो हमारा जो एकेश्वरवाद की जो पद्धति है उस पर ब्रह्म समाज की जो है सिद्धांत आधारित है, यानी राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद को ही जो है मानते थे, यानी एक ईश्वर के समर्थक थे। संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखी गई है? तो बंगला भाषा में लिखी गई। याद रखिएगा, संवाद कौमुदी जो है बंगला भाषा में, और मिरात उल अखबार जो है वो फारसी में लिखी गई है। जिसके जो संपादक थे वो कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। तो पूछा जाएगा संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखी गई? तो बंगला भाषा में। मिरात उल अखबार जो है फारसी में लिखी गई है, और किनके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। उसके बाद है वर्ष 1815 में एकेश्वरवाद के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था की स्थापना की थी? आत्मीय सभा की स्थापना की थी। वैसे तो इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी, आत्मीय सभा की स्थापना की थी, लेकिन अगर पूछा जाए एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु किस संस्था की स्थापना की थी? तो आत्मा से। इसका निमोनिक्स है कि देखिए, हम लोग जो है ईश्वर को कैसे मानते हैं? आत्मा से मानते हैं, दिल से मानते हैं। तो एकेश्वरवाद इसमें आ रहा है, ईश्वरवाद, एकेश्वरवाद, तो हम लोग आत्मा से मानते हैं, यानी आत्मा सभा के द्वारा इसको प्रमोट करने का कोशिश किया गया था। ठीक है, उसके बाद
देखिए फिर है ब्रह्म समाज के विचारों को जो है लेकर केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर के मध्य जो है विवाद हो जाता है। यानी राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो जाती है तो फिर केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर जो उनके अंदर के सदस्य थे उन दोनों के मध्य विवाद हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो केशव चंद्र सेन है उन्होंने 1866 ईस्वी में जो है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कर ली, इनकी एक अलग शाखा बनाकर, अलग होकर उनसे। और पुरानी वाली जो ब्रह्म समाज थे उसमें देवेंद्रनाथ टैगोर थे ही, तो केशव चंद्र ने सेन ने जो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसी को भारतीय ब्रह्म समाज कहलाई आगे चलकर। इसको बाद में क्या कहा गया, भारतीय ब्रह्म समाज। इम्पॉर्टेंट है, अगर पूछ दिए कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी तो उसमें केशव चंद्र सेन और राजा राम मोहन राय दोनों का नाम दे देगा, तो केशव चंद्र सेन, क्योंकि आदि ब्रह्म समाज जो है केशव चंद्र सेन ने की थी, जिसको कि बाद में भारतीय ब्रह्म समाज कहने लगा, कहलाया। ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह जो है अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। तो याद रखिएगा जो हमारे राजा राम मोहन राय हैं वो कहाँ मरे थे, तो इंग्लैंड में ही मरे थे, तो उनकी समाधि भी वहीं पे है। और ये इनको कोई एक मेनिंजाइटिस नामक डिसीज़ थी जिनके कारण ये मृत्यु पा लेते हैं। ठीक है। उसके बाद 1872 में नेटिव इंडिया अधिनियम। अब ये इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि इसका क्वेश्चन 3-4 प्रकार से बनता है। जैसे नेटिव इंडिया मैरिज एक्ट जो है कब पारित हुआ था, तो 1872 ईस्वी में। अब देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं, क्योंकि डेट याद रखना जरूरी है। अब देखिए नेटिव जो होते हैं हमारे पड़ोस के, हमारे रिश्तेदार, वो हमारे जो शादी लगाते हैं तो हमें क्या कहते हैं कि अरे वो लड़का या वो लड़की तो 72 हूर के जैसे सुंदर है। ठीक है, झूठ बोलकर बोलते हैं 72 हूर के जैसे सुंदर है, तुम कर लो शादी, बट शादी के बाद पता चलता है वो जो है कैसी है रियलिटी में। ठीक है। तो नेटिव लोग क्या करते हैं, हर मतलब हमारी शादी जो लगाते हैं तो बहुत पूरा बढ़ा चढ़ा कर दिखाते कि अरे बहुत बहुत सुंदर है, 72 हूर के जैसे सुंदर है। तो नेटिव मैरिज एक्ट 1872 याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन के सहयोग से ही हुआ था। केशव चंद्र सेन के सहयोग से नेटिव इंडिया मैरिज एक्ट पारित होता है। उसके बाद 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर, वही देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना में ब्रह्म समाज के सदस्य के रूप में रहते हैं। ठीक है। तो तत्वबोधिनी सभा जो है देवेंद्रनाथ टैगोर। देखिए यहाँ पे हाँ अब जो देखो जैसे है कि तत्व बोधनी यानी तत्व जितने भी हैं पूरे संसार में उसको बांधने वाला कौन है, देव है। ठीक है। देव जो होते हैं, देव यानी भगवान। भगवान क्या करते हैं, पूरे इस पृथ्वी के सारे तत्वों को बांध के रखते हैं। तत्व समझ रहे हैं ना, मैटर, पदार्थ को बांधने वाला देव ही है। ठीक है, याद रखिएगा इस तरह से। 1875 में आर्य समाज की स्थापना होती है। 1875 में जो है आर्य समाज की स्थापना। और एक एडिशनल और इन्फॉर्मेशन कि 1875 में ही थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में की जाती है। ठीक है, याद रखिएगा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की जाती है दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। अब देखिए आर्य लोग जो थे वो आर्य कौन होता है, जो श्रेष्ठ होता है, और जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उसके अंदर दया की भावना होती है। तो दया किसके अंदर होगा, आर्य जो कि श्रेष्ठ है। कब हुआ था, 1875 ईस्वी में स्थापना होती है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है हमारा वेदों के पुनरुत्थान के लिए जो है स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। और इन्होंने ही कहा था, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है इन्होंने ही दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, लौटो, तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत की भाषा में लिखी गई थी। ठीक है। अब देखो सत्यार्थ मतलब सत्य का अर्थ जो समझता है वही प्रकाश की भांति चमकीला बन जाता है। तो जिसके अंदर दया की भावना है वही तो सत्य बोलेगा, प्रकाश मतलब सत्य की ओर बढ़ेगा। तो दया वाले व्यक्ति जो है सत्य की ओर बढ़ते हैं। और ये किस भाषा में थी, तो संस्कृत भाषा में थी। याद रखिएगा संस्कृत भाषा में जो है ये था। उसके बाद है उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए
किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? देखिए, किंग जो होते हैं, कोई राजा जो होता है वो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर दया की भावना होती है। दया वाला व्यक्ति हमेशा जो है श्रेष्ठ होता है और वही किंग बनता है जिसके अंदर दया होता है। तो ठीक है, किंग यानी दयानंद सरस्वती, मार्टिन लूथर किंग। उसके बाद है वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग अगर पूछा जाए किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है। अब देखिए, इसने ये भी कहा था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा मानना चाहिए। उसके बाद एक किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का जो समर्थन किया था? वैसे तो भारत के लोग जैसे विलियम बेंटिंक और जो है राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का जो है उन्मूलन करवा दिया था, लेकिन भारत में भी कुछ व्यक्ति थे जो कि इसके सपोर्ट में थे कि सती प्रथा एक अच्छा नियम है। तो राधाकांत देव, ठीक है, राधाकांत देव कहते हैं सती प्रथा का समर्थक थे। उसके बाद 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। अब देखिए, प्रार्थना हम लोग कैसे करते हैं? प्रार्थना हम लोग कैसे करते हैं? तो आत्मा से करते हैं। किसी भी भगवान को अगर हम प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे, तो वो हम लोग पूरे आत्मा से करेंगे। तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज 1867 में किसके सहयोग से? तो केशव चंद्र सेन के सहयोग से। उसके बाद है भारत के एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। तो महादेव गोविंद रानडे, MG रानडे को जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद है 1897 में स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। देखिए, रामकृष्ण मिशन तो आपको सबको याद रहेगा, हमको पता है कि रामकृष्ण मिशन के बारे में सबको याद रहेगा, बट इसके कुछ कुछ और फैक्ट है जो आपको याद नहीं रहेंगे। क्या? तो ये 1897 वाली बात, यानी कब हुआ था? तो 1897 को इसकी स्थापना होती है। 1897 को जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कोलकाता में की गई थी। कब? 1897 में। उसके बाद विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, उत्तरी अमेरिका में। तो याद रखिएगा कब हुआ था? 1853 ईस्वी में। क्रोनोलॉजी अगर विवेकानंद से संबंधित आ गए तो उसमें आपको बता देगा कि क्रोनोलॉजी अरेंज करिए, जिसमें कहेगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना, फिर है विश्व धर्म सम्मेलन में भाग। तो आपको याद रहना चाहिए 1897 में जो है ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं और 1893 में जो है ये विश्व धर्म शिकागो में भाग लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 93, उसके बाद 97। सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। उसके बाद है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व थे वो स्वामी विवेकानंद थे। यानी समझ रहे, हिंदू धर्म को इन्होंने एक अलग तरीके से जो है परिभाषित किया था, जिसमें योग, जिसमें मेडिटेशन को इन्होंने इतना सर्वोपरि बताया। हिंदू धर्म के प्रति पूरे विश्व को जो है इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में गर्व महसूस करवाया था। ठीक है, तो न्यू हिंदुइज्म की स्थापना का श्रेय सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व जो है स्वामी विवेकानंद करते हैं। न्यूयॉर्क में आपको पहले ही बताया था थियोसॉफिकल सोसाइटी, इंपॉर्टेंट है इसका डेट, क्योंकि ये तो आपको पता ही होगा कि किससे संबंधित है, एनी बेसेंट से संबंधित है, ये तो आप जानेंगे। बट ये जो है भारत में आने से पहले न्यूयॉर्क में ये सोसाइटी स्थापित की गई थी। न्यूयॉर्क कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। तो ज़्यादातर जो चीज़ें हुई थी मतलब हमारे सुधार आंदोलन में वो उत्तरी अमेरिका से ही संबंधित है। ठीक है, तो 1875 ईस्वी में होता है। तो 1875 में एक और संस्था की स्थापना हुई थी जिसको दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी 1875 में होती। कहाँ? न्यूयॉर्क सिटी, याद रखिएगा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडयार महाराष्ट्र में डाला गया था। उसके बाद भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के किनके प्रयत्नों से सफलता मिली थी? तो एनी बेसेंट बताए थे। एनी बेसेंट जो है इन्होंने ही इनको यहाँ पर सफल प्रेरणा दी थी। उसके बाद है यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विलियम डेरोजिया। देखिए, यंग आदमी क्या करता है? डेली जो है रोज को लेके आता है। ठीक है, डेरोजिया रोज़ को लेकर आता है और अपने दोस्तों को देता है। यंग लोग क्या करते हैं? वैलेंटाइन डे में तो वो जो है रोज़ को लेके आते हैं। एक निमोनिक्स है कि रोजिया लगा है, यहाँ पे यंग है, यंग लोग रोज़ लेके आते हैं।
रोज़ यानी गुलाब लेके आते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है विधवा विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भूमिका थी। तो याद रखिएगा कब 1856 में, आपको पता ही होगा कि विधवा अधिनियम पुनर्विवाह को लागू कराया था। तो किसने? ईश्वर चंद्र सेन विद्यासागर ने करवाया था। 1851 में जो है दादा भाई नौरोजी, उसके बाद नौरोजी फरदोनोजी, उसके बाद एसएन बंगाली और आर के कामा के सहयोग से रहनुमाई मजदायशनान सभा गठित की गई। ठीक है, याद रखिएगा ये वाला सभा जो है रहनुमाई वाला, और सभा के संदेश को, जो सभा में संदेश होता है उसको पारसी समाज तक पहुंचाने के लिए, ये सब पारसी ही थे। ठीक है, धर्म से पारसी थे। समाज के उद्देश्य से राष्ट्र गुप्ता नामक पत्रिका का जो है संचालन किया था। तो ये राष्ट्र गुप्तार जो है ये फारसी में ही था, तो याद रखिएगा इसको। उसके बाद है दलित जातियों के कल्याण के लिए ज्योतिबा फूले ने वर्ष 1873 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की? तो सत्य शोधक समाज। याद रखिएगा 1873 ईस्वी में, ये इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिए डबल मार्क करके। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात मौलाना आज़ाद जो है भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ये इम्पॉर्टेंट है कि मौलाना आज़ाद जो है पहले शिक्षा मंत्री थे। और विश्व अनुदान आयोग यानी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना भी जो है कौन करते हैं? मौलाना आज़ाद करते हैं। इम्पॉर्टेंट है यूजीसी वाला, तो कौन? मौलाना आज़ाद करते हैं। उसके बाद है ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए, यानी हम कह सकते हैं ब्राह्मणों के खिलाफ, ठीक है, ब्राह्मणों के खिलाफ आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था। याद रखिएगा, पूछेगा आत्मसम्मान आंदोलन क्यों चलाया गया था ब्राह्मणों के खिलाफ? ठीक है, सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए किसने? तो ईवी रामास्वामी ने। कहाँ पे? पेरियार में। याद रखिएगा दक्षिण भारत का ये आंदोलन है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दक्षिण भारत का चीज़ें। तो ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने आत्मसम्मान आंदोलन रामास्वामी नायकर ने करवाया था। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना शिव दयाल साहब ने करवाया था। तो राधा स्वामी यानी राधा कृष्ण का जो कीर्तन है वो कौन करवाएगा? जिसके अंदर जो भगवान शिव का पुजारी है, ठीक है, और जो दया का भाव रखता है, वही तो अपने धर्म का प्रचार करेगा कि जो गरीब लोग हैं वो भी इस सत्संग से आकर जुड़ सके। ठीक है, इस तरह याद कर सकते हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले थे। इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जो गुलामगिरी है, इनके जो ज्योतिबा फूले हैं वो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। उसके बाद है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की जाती है। नाउ जो अब हमारा बचा है, ये एक लिस्टिंग प्रोवाइड की गई है। ठीक है, ये हमारा लिस्ट प्रोवाइड किया गया है, जिसको कि हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो आप लोगों को भी बहुत दिक्कत होती होगी लंबी वीडियोस देखने में। इसी वजह से इसका पार्ट 2 में हम पूरा ये कंप्लीट जितना लिस्ट है उसको एकदम ट्रिक के माध्यम से करवा देंगे इतने अच्छे से कि फिर आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। इसका डेट से, इसका कहाँ स्थल था, कौन संस्थापक थे, किस उद्देश्य के लिए था, तो मैं इसको इतने अच्छे से करवा दूंगी कि फिर दोबारा आपको सोचना नहीं पड़ेगा इसके बारे में। और मेरी गारंटी है कि आपको ये चीज़ याद हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसलिए गारंटी मैं दे रही हूँ, आपको कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि मुझे पता है जैसे मैंने याद किया है वैसे मैं आपको याद करवा के ही रहूँगी। तो चलिए अब ये जो है सेकेंड पार्ट में इसको मैं कवर करूँगी, और अच्छे से पढ़िए, और जो भी है पढ़ते रहिए, जैसा भी कंडीशन है पढ़ना ज़रूरी होता है। ठीक है, चलिए बाय बाय।